नए बुक में अध्याय 4 पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद रसायन में अब पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। एक घटिया से यौगिक बनता है जिसको बोला जाता है उप सहसंयोजन यौगिक। इस अध्याय से अब तक का इतिहास ये था कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, मतलब 70 नंबर का जो पेपर होता था ना, उसमें इस अध्याय का योगदान सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का था। अब हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि अध्याय कट गए हैं कुछ, तो कुछ अध्यायों के नंबर बढ़ेंगे, तो हो सकता है 5 या 6 नंबर बढ़ जाए इसमें, या लगभग 4 या 5 हो जाए नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से। उप सहसंयोजन यौगिक किसको कहते हैं? तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन का साझा एक ही तरफ से होता है और बंध बन जाता है तो उस यौगिक को बोला जाता है उप सहसंयोजन यौगिक। तो उप सहसंयोजन यौगिक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यदि बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा एक ही तरफ से होता है तब इस बंध को उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का साझा अगर एक ही तरफ से होगा तो उस यौगिक को क्या बोला जाएगा? उप सहसंयोजन यौगिक। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं बोला कि ये यौगिक घटिया होता है। यहाँ पे FeCN6, यहाँ पे मान लेते हैं 4, यहाँ पे Cn है ना, Cn इलेक्ट्रॉन दाता होता है। Cn क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता, मतलब इलेक्ट्रॉन देता। Cn और Fe के बीच में जो बंध बनता है ना, उसमें नॉर्मली क्या होता है? बंध बनने में एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और बंध बन जाता है। तो इसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक इधर से भी गया और एक इधर से भी। इसमें ऐसा नहीं होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी साइड से आते हैं, इसके तरफ। किधर से आएंगे? इसी साइड, एक ही साइड से जाते हैं। Fe की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ Cn साइड से आता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उप सहसंयोजन यौगिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा एक ही तरफ से होता है। तो उप सहसंयोजन यौगिक यहाँ पे डेफिनेशन हुआ समाप्त। उप सहसंयोजन यौगिकों में पूरे अध्याय का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। उसमें एक विशेष प्रकार का प्रकार आता है यहाँ पे, योगशील यौगिक। योगशील यौगिक। देखना, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। जैसे एक बर्तन लेना, उसमें नमक, शक्कर और पानी तीनों को मिला देना, इसके बाद गर्म कर देना। गर्म करते जाना करते जाना करते जाना, तो क्या होगा? पानी हटा जाएगा, पानी पूरा खत्म हो जाए, वाष्प बन के उड़ जाएगा ना। तो बचेगा क्या? शक्कर और नमक का मिक्सचर बचेगा। उसी को बोला जाएगा योगशील यौगिक। योगशील मतलब जो आपस में जुड़ सकें, जो यौगिक आपस में क्या हो सकें? जुड़ सकें। उन यौगिक को क्या बोला जाएगा? योगशील यौगिक। तो यहाँ पे शक्कर और नमक नहीं लेना है, कुछ बड़े बड़े तत्व लेना है। फेरस सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ऐसे चीज़ों को लेना है, पानी के साथ गर्म करना है और इतना गर्म करना है कि पानी वाष्प बन के उड़ जाए। तो बर्तन में या उस चीज़ में जो यौगिक बचेंगे ना, उन यौगिक को बोला जाएगा योगशील यौगिक। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसे यौगिक जिनको जल के साथ मिलाकर
गर्म करें। जिससे कि जल वाष्पित हो जाए। तब जो यौगिक बच जाता है उसे हम योगशील यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पोटास एलम या फिटकरी जो बनता है ना, वो एक योगशील यौगिक होता है। उदाहरण में हो जाएगा फिटकरी। फिटकरी कैसे बनता है वो देख लेते हैं। K2SO4 ये पहले आया था, इसके जस्ट पहले वाले अध्याय में आया था ना। Al2SO4 और यहाँ आ जाएगा, इसको 24H2O के साथ गर्म करते हैं। देखो क्या क्या लिए, जैसे मैं बताया था, नमक और शक्कर को पानी के साथ घोलते हैं और वाष्पित कर देते हैं। तब तक वाष्पित करते हैं जब तक पानी पूरा उड़ ना जाए। यहाँ भी K2SO4 Al2SO4 ये दो यौगिक हैं, इनको पानी के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। इतना गर्म करेंगे कि पानी पूरा उड़ जाए, तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, और जल दोनों को मिला करके जाएगा ना, तो क्या पूरा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक। अभी 1 2 और 3 चीज है ना, अब तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक। तो ये तीर आगे जाएगा, यहाँ पे नहीं पूरेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K2SO4 Al2SO4 और यहाँ आ जाएगा 24H2O। ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब अलग अलग हैं। अभी यहाँ पे प्लस नहीं है, तो सब पे सब क्या है, सेम है। तो इसको बोला जाएगा योगशील यौगिक, और ये होता है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला, फिटकरी तुम लोग जानते होगे, लड़कों वाले सलून में जाना तो वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का चिकना चिकना पदार्थ होता है। उसका उपयोग क्या होता है, जैसे अगर ब्लड जाते रहता है ना, अगर कहीं पे कट गया, अगर फिटकरी को यहाँ पे रख देते हैं तो रक्त का थक्का बहुत जल्दी जम जाता है, जिससे रक्त निकलता नहीं है। अब योगशील यौगिक यहाँ पे हो गया समाप्त, उपसंयोजन यौगिक भी समाप्त हो गया। उदाहरण के साथ अभी हम लोग पढ़े योगशील यौगिक क्या होते हैं। दो यौगिकों को जल के साथ मिला करके गर्म करते हैं और एक यौगिक प्राप्त होता है, इनको बोला जाता है योगशील यौगिक। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जो योगशील यौगिक या आणविक यौगिक उसी को बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक प्रकार को बोला जाता है द्विक लवण और दूसरे प्रकार को बोला जाता है संकुल यौगिक। संकुल अब द्विक लवण और संकुल यौगिक क्या होगा, यदि ये जो जैसे फिटकरी है ना, ये अगर दो प्रकार के आयनों में टूट जाए, इसका जलीय विलयन बनाएंगे, मतलब एक बार पानी पूरा सुखा देंगे तो ये पूरा सूखा पाउडर के रूप में मिलेगा। क्योंकि मान लो नमक और शक्कर को घोल के पूरा पानी सुखा दे तो बर्तन में बचेगा, जिस बर्तन में पानी को उड़ाओगे उस बर्तन में क्या चिपके रहेगा, नमक और शक्कर का चाशनी। नहीं, चाशनी को पूरा उड़ते तक, हाँ, जब तक पाउडर ना निकल जाए तब तक गर्म करना है, तो लास्ट में बचेगा। तो मान लो ये वही चीज़ है। अब इसमें फिर पानी डालेंगे, इसमें क्या करेंगे, फिर पानी डालेंगे। तो ये अगर दो प्रकार के आयनों में टूट जाए, या पोटेशियम अलग हो जाए, सल्फेट अलग हो जाए, एल्यूमिनियम अलग हो जाए, सल्फेट अलग हो जाए, अगर ये सब क्या हो जाए, अलग हो जाएं, अपने अपने आयनों में टूट जाएं, तो उसको बोला जाएगा द्विक लवण। और अगर ना टूट पाए तो उनको बोला जाएगा संकुल यौगिक। तो यहाँ पे जो पहला प्रकार है वो क्या हो जाएगा, द्विक। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
ऐसे योगशील यौगिक जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे यौगिक जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उनको बोला जाता है द्विक्लमण। और फिटकरी के उदाहरण द्वारा हम इसको समझ लेंगे। मैं इसलिए इसको नहीं मिटाया ताकि आसान पड़े। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4, तो K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। इसका क्या बनाना है हमको? जलीय विलयन बनाना है। अगर इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो जल में घुलेंगे और कभी भी आयन उत्पन्न होता है ना तो जलीय विलयन में ही उत्पन्न होता है। ऐसे ठोस अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं होता। नमक में देखे हो सोडियम भाई साहब में ऐसे करके प्लस लिखा हुआ है, क्लोरीन में माइनस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, वो तब उत्पन्न होते हैं जब जलीय विलयन बनता है। यहाँ पे पोटेशियम है, के क्या है? पोटेशियम धातु होता है। धातु है तो कौन सा आयन बनाएगा? धन आयन। तो आगे जाकर के यहाँ पे लिखना है, उसके लिए अब यहाँ पूरेगा नहीं। तो पोटेशियम कितना ठो है? 2। तो 2 के में क्या आ जाएगा? प्लस। इसके बाद एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम में कितना ठो है? 2 ठो। तो 2 Al यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस। इसके बाद SO4 कितना ठो है? 3 तो यहाँ पे है ना? 3 कितना है? यहाँ ब्रैकेट में और एक यहाँ। देखो SO4 के ब्रैकेट में ऐसा अगर यहाँ पे 2 लिखा होता ना तो यहाँ पे 2 होते, कुछ नहीं है तो कितना ठो है? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 SO4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस। अब देखो पोटेशियम अलग टूट गया, एल्यूमिनियम अलग टूट गया, SO4 अलग टूट गया, सब अपने अपने आयनों में टूट गए। जब सब अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? द्विक्लमण। मतलब ऐसे यौगिक जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? द्विक्लमण। और एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मतलब यहाँ पे क्या था? इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिटकरी। फिटकरी यहाँ पे कौन सा लवण हो जाएगा? द्विक्लमण। बाहर आवाज किसन का ही आ रहा था। अभी एक टॉपिक का निपटान किए और वो टॉपिक था द्विक्लमण या द्विक यौगिक। जो आयनों में टूट जाता है उसको बोला जाता है द्विक्लमण। जो आयनों में नहीं टूटेगा उनको बोला जाएगा संकुलन। ऐसे यौगिक जो अपने आयनों में पूरी तरह नहीं बदलते हैं उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। जो नहीं टूटेंगे उनको बोल दिया जाएगा संकुल। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। K4FeCN6। अगर इसका हम क्या बनाएं? जलीय विलयन बनाएं। इसका जलीय विलयन बनाएं तो पोटेशियम किस में टूटता है? प्लस में। कितना तो पोटेशियम है? 4। तो बनाएगा 4K प्लस। और ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना वो अलग नहीं होंगे। FeCN6 यहाँ पे 4 प्लस बना है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 माइनस। बन गया ना? अब देखो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पोटेशियम अलग हुआ और एल्यूमिनियम धातु था वो भी अलग हो गया। वहाँ पे पोटेशियम तो अलग हो गया लेकिन Fe अलग नहीं होगा।
अब अलग नहीं हो पाया इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, संकुल यौगिक। और इसमें सब कुछ अलग हो गया इसलिए इसको क्या बोल दिए, द्विक्लेमन। तो इसको क्या बोला जाएगा अब, संकुल यौगिक। डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक निर्माण नाम का एक वो चीज आया था, लक्षण। डी ब्लॉक के तत्वों में गुण, जिस चुंबकीय गुण आता था, रंग उत्पन्न करने वाला आता था, मिश्र धातु बनाने वाला आता था, उप संयोजन यौगिक बनाने वाला आता था, संकुल यौगिक बनाने वाला भी आया था। और ये डी ब्लॉक का है Fe, संकुल यौगिक बना दिया। तो यही है संकुल यौगिक, जो आयनों में पूरी तरह से ना टूटे, पूरी तरह से ना टूटे। आयन में थोड़ा मोड़ा तो टूटा है, प्लस और माइनस यहाँ पे टूटा, लेकिन ये वाला पूरी तरह से नहीं टूटा। अगर Cn अलग हो जाता, Fe अलग हो जाता, तब इसको भी क्या घोषित कर देते, द्विक्लेमन। नहीं हुआ इसलिए इसको बोलेंगे संकुल यौगिक।